अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और आज आप लोगों का बायोलॉजी का जो है वो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। और टॉपिक आपका जो आज का है वो एक्चुअली दो टॉपिक पार्ट्स के हैं यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने पूरी कोई डिस्कशन की थी सारी के सारी जो ऑब्जर्वेशन के अंदर उसके उसके जितने भी टाइम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज हमें क्या करना है, आज हम उसके अंदर एक डिफरेंट चीज जो है उसी कंटिन्यूएशन है फाइलेटिक लाइनेज। आपको मैंने कल भी बताया था इसकी आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको डिस्कस करना है। और सेकंड पार्ट जो आपका है, जो आज का मेन पार्ट है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो सारे के सारे टाइम स्पेस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया है। और आपने देखा है किस तरह जो है, अगर आप देखें कि मॉडर्न से आप ओल्ड की तरफ जाएं तो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत पुराने वाले हैं वो क्या हुई है, उनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ से क्या हुआ था, उनके फॉसिल्स बने हैं। और इस तरह क्या हुआ है कि वो वाले जो ओल्ड हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, अबॉर्ट्स हैं, जो हमारे बहुत ही पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हुआ है, उनको ऐसा ऐसा एक प्रोसेस से गुजर के आज जो है वो मॉडर्न जो है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वजूद में आए हैं। तो इन सब के दरमियान के अंदर एक लिंक मौजूद है, हमेशा एक लिंक मौजूद होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो जितने भी आज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी जो ब्रांच वो डिफरेंट जाती है, जो उनका सबका जो कॉमन पॉइंट है जहां पे आके इंसेस्टर जो सबके सबका जो एक ही इंसेस्टर है, जो एक ही कॉमन पॉइंट है जहां पे सबका ओरिजिन हुआ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और वो आपको पता है वो क्या है, बैक्टीरिया है। और वो एक सेल है जो कि क्या हुआ था 3000 मिलियन ईयर पहले जो है वो वजूद में आया था। तो तब से लेके आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के दरमियान में क्या है, एक लिंक मौजूद होता है और उस लिंक को क्या कहते होते हैं, फाइलेटिक लाइनेज। अब उस लिंक का मेन मकसद क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे जितनी मर्जी एवोल्यूशन हो जाए, जहां मर्जी से रह जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम ही रहते होते हैं। तो क्या होता है, सबसे नीचे आपके पास जो होता है सबसे पुराने वाले वो क्या होते हैं, इंसेस्टर। और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनको कहते होते हैं डिसेंडेंट्स, यानी अबॉर्ट्स। और उसके क्या होते हैं, वृषा। तो सबसे पहला जो हमारा सबका कॉमन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉमन जो एंसेस्टर है वो कौन सा है, बैक्टीरिया है। और आपको पता है बैक्टीरिया के साथ क्या हुआ कि आगे एवोल्यूशन हुई है और उस एवोल्यूशन के नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए। बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ है। तो अगर हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को सिर्फ हम क्या करें, इसके दरमियान में कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया क्या है, एंसेस्टर है, और प्रोटोजोआ क्या है, डिसेंडेंट है। अगर एक प्रोटोजोआ से आगे की बात करें तो हमारे पास कुछ लोअर प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ फंजाई आ जाती है, कुछ एल्गी आ जाती है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये सारे के सारे प्रोटोजोआ से निकले हुए हैं। तो प्रोटोजोआ इसका एंसेस्टर है और ये सारे के सारे इसके डिसेंडेंट है। तो होता क्या है कि जो उससे फाइलेटिक लाइनेज के अंदर इस एवोल्यूशनरी चेन के अंदर जो पुराने वाला होता है वो क्या होता है, उसका एंसेस्टर होता है। और जो नए वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे वजूद में आते होते हैं उसको कहते होते हैं डिसेंडेंट। तो ये इंसेस्टर और डिसेंडेंट के दरमियान में ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो एक लिंक होता है, इसे कहते होते हैं फाइलेटिक लाइनेज। और इस लाइनेज का क्या मिक्स होता है कि आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है। तो अगर हम ट्रेस करें, अपने से ट्रेस कर लें और हम पीछे की तरफ जाएं और जाते जाएं अपने एंसेस्टर की तरफ जाते जाएं, तो हमारे सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एंसेस्टर जो है वो आखिर में आके क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपने याद करनी है, फाइलेटिक लाइनेज इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। अनब्रोकन सीरीज है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ब्रोक नहीं हो सकती, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो इन एंसेस्टर को और एंसेस्टर के दरमियान और एंसेस्टर के दरमियान में और डिसेंडेंट के दरमियान में जो लिंक होता है, सीरीज होती है, इसको फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। और इस लाइनेज को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है उसकी, मतलब उसकी डिवीजन कैसे हुई है। तो अगर आप देखें कि हमारे पास इस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर हैं, अगर हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो वो कितने हैं, वो है 25 lakhs। तो हमारी कायनात के ऊपर क्या है, बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद हैं हमारी इस अर्थ के ऊपर, उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। उनकी शेप के लिहाज से, उनके फंक्शन के लिहाज से, उनके स्ट्रक्चर्स के लिहाज से बहुत सारा बायोडायवर्सिटी है। अब कभी आप देखें, कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखें, कभी भी आप कहीं और बुक्स में देखें, कहीं आप सर्च करें तो आपको डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे जो कभी अपने जिंदगी में आपने देखे भी नहीं होंगे। तो क्या है, हमारी कायनात के ऊपर बायोडायवर्सिटी मौजूद है।
तो अगर हम देखा जाए पूरी कायनात को हम डिवाइड करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर परसेंटेज के अंदर, तो हम देखेंगे कि जो इंसेक्ट पार्ट है वो कितने हैं 53.1%। जितने हैं सारे के सारे 100% में से जो हाफ हैं वो कौन से हैं, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स का मतलब वो नहीं है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स के अंदर आपके जो बड़े वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं वो भी आपके आ सकते होते हैं। वो वाले जो कि आपके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं आते होते वो सारे के सारे क्या आते हैं, इंसेक्ट के अंदर आ सकते होते हैं। और वो इंसेक्ट्स कितने होते हैं 53.1%। उसके बाद अगर हम प्लांट करें वैस्कुलर प्लांट्स की, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम होता है, उसको कहते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। जो आप बाहर अपने जितने भी प्लांट्स देख रहे होते हैं बड़े वाले, वो सारे के सारे आपके वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं 17.6% होते हैं। उसके बाद आप एनिमल्स की बात करें तो इंसेक्ट के अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं 19.9% जो हैं वो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, सिर्फ उतने एनिमल्स हैं। उसके बाद जो बाकी आपके पास 9.4% बचती है उसके अंदर आपके फंजाई आ जाती है, एल्गी आ जाती है, प्रोटोजोआ आ जाते होते हैं और लोअर प्लांट्स आ जाते हैं। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता और वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं या मैक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। तो ये जो हमारे बाहर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इनको कहते होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। और वो वाले प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं उनको कहते होते हैं एवैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। और उनकी जो विकार होती है वो सारे के सारे इन 9.4% के अंदर आते हैं। तो इस 9.4% के अंदर फंजाई भी आ जाती है, अल्जी भी आ जाती है, प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं और कुछ स्मॉल जो है जो वैस्कुलर प्लांट्स भी आ जाते हैं, एवैस्कुलर प्लांट्स भी आपके आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपका टॉपिक फ्लैटिक लाइनेज के ऊपर था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में आया होता है व्हाट इज फ्लैटिक लाइनेज और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैटिक लाइनेज। तो फ्लैटिक लाइनेज की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है। हमें हिस्ट्री का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि उस डिसेंडेंट और एंसेस्टर के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, लिंक क्या है। तो ये आज का एक पार्ट जो है आपका टॉपिक का वो कवर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। क्योंकि हमने साइंस की स्टडी किया तो साइंस जो है वो एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी मतलब कि जो हमारे इंसानों ने जितनी भी स्टडी की है वो सारी एक्चुअली साइंस जो है वो डिफरेंट चीज नहीं है, वो सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, वो सारी की सारी साइंटिस्ट की हुई रिसर्च है। तो अगर हम साइंस को डिफाइन करें तो साइंस एक्चुअली क्या है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। तो ये क्या है, साइंस के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सिस्टमैटिक नहीं है, मतलब उसके अंदर सिस्टम, उसके अंदर ऑर्डर ना हो या उसके अंदर फैक्ट्स ना हो। तो हमारी जो साइंस है वो क्या है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। तो ये सिस्टमाइज्ड नॉलेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोसीजर हैं, इसके अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी फंक्शनैलिटी हो रही है वो सारी की सारी सिस्टम बेस्ड है, मतलब कि वो एक ऑर्डर के साथ हो रही है, उसके अंदर जो है वो बेतरतीबी नहीं है। तो आप देखेंगे जब भी साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता होता है या कोई भी बायोलॉजिस्ट कोई रिसर्च करता होता है तो क्या होता है, उसके पास एक खास ऑर्डर, एक खास लॉज होते हैं, एक खास जो होते हैं उसके पास जो है पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को उसने मद्देनजर रख के फिर रिसर्च करनी होती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। अब इस सिस्टमाइज्ड नॉलेज के अंदर जो है अगर किसी ने रिसर्च करनी हो तो उसके पास जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। तो इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे पहले अगर आपने रिसर्च करनी है या आपने कोई नई चीज डिस्कवर करनी है या आपने बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर कोई काम करना है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है वो है ऑब्जर्वेशन। क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं उनके पास एक खास होती है, एक खास चीज होती है उसकी ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन होती है। एक साइंटिस्ट के अंदर और एक आम लोग के अंदर फर्क क्या होता है कि आम लोग क्या करते होते हैं, जो कायनात के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसेस हो गए हैं, वो उनको देखते हैं और देखने के बाद कभी उन पे कभी गौर फिक्र नहीं करते होते। वो क्या करते हैं, वो अपना काम करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, सो जाते होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट जो होता है उसके पास क्या होती है, उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये चीज मौजूद है, अगर इसके अंदर ये प्रोसीजर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है। जब तक किसी बंदे के अंदर वो ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो बायोलॉजी के अंदर कोई भी स्टडी नहीं कर सकता होता। तो सबसे मेन और पहला पार्ट जो है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि
क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए बनाई गई हैं और आप इनको देखो और इसके अंदर से आप सबक सीखो इसके अंदर से और इसके प्रोसीजर और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस को आप स्टडी करो तो आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने ये कायनात किस तरह तख्लीक की है और आपके लिए मतलब क्या चीज है इसके अंदर, आपके लिए क्या क्या आजमाइशें हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन आती है। अब जो ऑब्जर्वेशन होती है ये क्या होती है, ये किसी भी साइंटिस्ट की या किसी भी पर्सन की जो उसकी 5 आपने हिस्से पढ़ी हुई हैं वो 5 हिस्से को कहते होते हैं। वो उस 5 हिस्सों से वो हिस्से जो है वो उससे जो भी करेगा वो उससे सेंस से या उसकी स्मेल से, उसकी विजन से, उसकी हीयरिंग से, उसके टच से या टेस्ट से, ये वो 5 वो वाले हिस्से हैं जिसके थ्रू वो क्या करेगा, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वेशन के लिए किन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली चीज उसके अंदर फंक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए या स्मेल होनी चाहिए, उसके अंदर विजन की उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हियरिंग की होनी चाहिए, टच की होनी चाहिए, टेस्ट की होनी चाहिए। तो एक ह्यूमन के अंदर ये पांचों की पांचों जो है वो मौजूद होती हैं बशर्ते कि उसके अंदर कोई डिजीज प्रोसेस ना चल रहा हो। जो आम नॉर्मल पर्सन होता है तो उस पर्सन के अंदर क्या होता है, ये पांचों की पांचों जो है वो हिस्से होती हैं, ये कैपेबिलिटीज होती हैं। तो वो इन कैपेबिलिटीज में से किसी भी चीज को इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडी कर सकता है। ठीक है, सपोज के वो जाता है, वो बाहर जाकर देखते हैं कि प्लांट्स और खेतों के अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं, सोचता है कि किस तरह जो है ये अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं, किस तरह इनका कलर ग्रीन है और किस तरह ये जो है ये आप खड़े हुए हैं, इनका तो क्या सपोर्टिंग फोर्स है। तो अगर वो देखता है तो वो अपने क्या कर रहा है, अपनी विजन को, अपनी नजर को इस्तेमाल करके ऑब्जर्व कर रहा है और उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे के अंदर उसको क्या हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों है। और जब ऐसा वो सोचेगा तो उसका पहला स्टेप यानी कि उसकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, इसके अंदर क्वालिटी देखी जाती है। मतलब क्वालिटी क्या है कि हमने किसी पर्सन को देखना है, आपके पास अगर सपोज करें क्लास है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स आपके पढ़े हुए हैं, अब वो 50 स्टूडेंट में से कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, किसी की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, किसी के एग्जाम में से मार्क्स कम आए हैं, किसी के ज्यादा आए हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम उसके मार्क्स और उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो क्या होगी, अपनी क्वालिटी होगी। और अगर उसकी नंबरिंग को देखा जाए कि क्लास के अंदर कितने हैं टोटल सारे के सारे स्टूडेंट्स, अगर वो 50 हैं तो वो क्या है, आपकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो होती है वो एग्जैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल कहीं 50 लोग होंगे तो हमें पता है कि सारे के सारे 50 हैं। लेकिन अगर हमने किसी की इंटेलिजेंस देखनी हो, किसी की आपने कैपेबिलिटी, फंक्शनैलिटी देखनी हो, उसकी क्वालिटी देखनी हो, तो वो हम एग्जैक्ट नहीं देख सकते। हमारे पास पैरामीटर, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम उसकी क्वालिटी देख सके। तो क्वालिटेटिव जो है ये क्या है, ये लोअर क्वालिटी, मतलब कि इसका जो है अगर क्वालिटेटिव आप इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो इसके जो चांसेस हैं इसके क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, कम। तो अगर आप दोनों में से कंपैरिजन करें तो क्वालिटी की क्या होती है, क्वालिटेटिव की लेस एक्यूरेसी होती है, जबकि क्वांटिटेटिव की क्या होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, यानी कि ज्यादा ठीक होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपकी दो तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है और क्या हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। और आप किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते होते हैं, ये आपके पास 5 कैपेबिलिटी हैं जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, शर्ते कि उसके अंदर कोई डिजीज प्रोसेस ना चल रहा हो। स्मेल है सूंघने की, विजन देखने की, हियरिंग जो है वो सुनने की, टच वाली, और टेस्ट का मतलब क्या है, तो वो जायका चखने वाली। ये हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 5 होती हैं कॉमन। और उसके बाद जो होती है वो हर एक ह्यूमन की अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है, उसकी इमेजिनेशन की, उसकी डिडक्शन की, उसकी सोचने की साइड, वो एक डिफरेंट चीज होती है। वो आपकी इन 5 ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। और वो ऐसे साइंटिस्ट, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ये जो सिक्स सेंस होती है, जो उसकी सोचने की, समझने की सलाहियत जो होती है वो उनकी ज्यादा होती है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक पर्सन जिसके पास उसके पास इलॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग नहीं भी है, अगर ये 5 की 5 उसके पास सही सलामत कैपेबिलिटीज मौजूद हैं तो वो इसका भी इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन कर सकता होता है। और आपको पता है कि जो साइंस है वो सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है ना, हमने देखा है कि क्या हो रहा है और मैंने सोच लिया अपने ज़हन के अंदर कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, एक नतीजा नहीं है मेरे पास कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके होने के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स चल रहे हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं है।
सिर्फ मेरे जहन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन और एक आइडिया आया है, और ये सबसे फर्स्ट चीज है आपके बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टडी करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करूंगा, फैक्ट बनाऊंगा उसको। और उसको फैक्ट कैसे बनाऊंगा, उसको मैं उसकी मैं बार बार टेस्टिंग करूंगा, उस पे बार बार टेस्टिंग करके उसके बाद उसके अंदर फैक्ट्स इकट्ठे करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसके लिए जरूरी जितना भी मटेरियल होगा जो मेरे सारे की सारी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करता है, उसके लिए मैं फैक्ट्स को ढूंढ के लाऊंगा, वो हमारी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। इस तरह उसको आप क्या करते हैं, आगे आपके आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद आपके हाइपोथेसिस आ जाता है, और उसके बाद आपकी क्या आती है, थ्योरी आती है और लॉ बनता है। तो ये पूरे का पूरा जो आपका प्रोसीजर है बायोलॉजिकल मेथड का, ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर के साथ चलता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल होती है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का होना क्या है, जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आती है वो है हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस होती है इसका मतलब होता है महफूजा, मतलब कुछ चीज हमने फर्ज कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फर्ज कर लिया। सपोज करें मैंने देखा है एक पौधा जो है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ पानी दे रहा हूं, और उसको मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, खाद दे रहा हूं, कुछ और स्प्रे कर रहा हूं, और वो पौधा खुद ब खुद जो है वो बड़ा भी हो रहा है, उसके पास खुराक भी बना रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे देखना है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर मैंने देखना हो, अगर इसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी हो, स्टडी करनी हो, तो सबसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि ये अपनी खुराक कैसे बना रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने क्या करने हैं, फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद सबसे नेक्स्ट चीज जो है वो आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, महफूजा होता है, मतलब वो आपने फर्ज करना है अपने जहन के अंदर। अभी आपने कोई टेस्ट नहीं किया, अभी आपने सिर्फ फर्ज किया। मैंने क्या फर्ज किया कि मैंने जैसे प्लांट को देखा है कि वो अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट चीज जो मैं हाइपोथेसिस करूंगा, जो मैं सोचूंगा वो ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर प्लांट्स जो हैं अगर उनको रोशनी में रखा जाए, अगर सूरज की रोशनी में पड़े हों, तो वो जो है वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। अगर वो रोशनी से उनको हटा दिया जाए तो उसको क्या है, वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते होते। तो मैंने एक रोशनी को लेके रोशनी का रिसर्च कर रही थी कि रोशनी जो है वो प्लांट्स के ऊपर असर करती है या नहीं करती, ये मैंने रिसर्च कर रही थी। तो नेक्स्ट चीज जो मैंने अपनी बायोलॉजिकल अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने सोची है वो ये सोची है कि अगर मैं प्लांट्स को जो है वो रोशनी से दूर कर दूंगा तो उनके अंदर खुराक तैयार नहीं होगी। अभी मैंने कोई इसके ऊपर रिजल्ट, इसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने सोचा है, तो इसको आप कहते होते हैं हाइपोथेसिस। अब जो आपका हाइपोथेसिस होता है ये मफरूजा होता है, ये कोई आपकी अभी तक डेफिनेट कुछ नहीं बना हुआ, अभी सिर्फ मफरूजे की तरफ आप गए हैं। तो आपका जो हाइपोथेसिस होता है उसे उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज जस्ट एन टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने जो ऑब्जर्व किया है उसका एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। उसके एक टेंटेटिव का मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है, गैर यकीनी। एक गैर यकीनी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि अभी इसका पता नहीं है कि ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती होती है। तो आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो आप दो तरीके से बना सकते होते हैं, एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। अब आपने मफरूजा बनाना, आपने सोचना है, आपने क्या करना है कि आपने उस चीज को आपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको ठीक या गलत करना है। अब मैं सपोज करूं कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि अगर प्लांट्स को रोशनी से दूर करते हैं तो वो अपने खुराक तैयार नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर अगर डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करूं तो मैं कुछ इस तरह करूंगा, मैं चलूंगा जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सपोज करें कि अगर कोई भी जितने भी एक पूरे का पूरा खेत है, अगर मैं किसी एक पौधे के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो मैं कहूंगा अगर मैं पूरे के पूरे खेत को अगर जो है वो अगर लाइट नहीं पहुंची या पानी नहीं पहुंचा तो वो प्लांट जो है वो सारे के सारे मर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक प्लांट को भी नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। या आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, सपोज करें कि जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी परिंदे हैं, सबके पर होते हैं। तो अगर सबके पर होते हैं इसका मतलब क्या है कि कौवा, अगर मैं कौवे की एग्जांपल लूं तो कौवे के भी पर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं जनरल टू क्या कर रहा हूं, स्पेसिफिक की तरफ जा रहा हूं। जब आप जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं यानी कि क्या करते हैं, बड़े से आप इसी की तरफ आते हैं, जैसे ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अगर हर एक परिंदे के अंदर क्या होते हैं, अगर उसके पर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो अगर स्पैरो होगी, स्पैरो का मतलब चिड़िया, तो
तो स्पैरो के भी क्या होंगे, बर्ड्स होंगे, तो उसके क्या विंग्स होंगे। अगर बर्ड्स के जो है वो सबके विंग्स हैं तो स्पैरो के भी क्या होंगे, विंग होगी। ये मैंने क्या किया है, ये मैं क्या हो जनरल टू स्पेसिफिक। जब आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते होते हैं तो इसको आप कहते होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और अगर आप स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाएं तो फिर से कहते होते हैं इंडक्टिव। अब स्पेसिफिक से जनरल कैसे जा सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि एक स्पैरो, एक चिड़िया जो है उसके पर है और वो एक परिंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी परिंदे होंगे उसके क्या होंगे, उसके भी विंग्स होंगे। तो ये मैंने क्या किया, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गया, तो इसको क्या कहते होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। या मैं कहूं कि अगर जो है एक प्लांट जो है वो अगर रोशनी की बगैर जिंदगी में जिंदा नहीं रह सकता, तो इसका मतलब कोई भी प्लांट होगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता होगा। तो मैंने क्या किया, एक प्लांट से शुरू किया, स्पेसिफिक से शुरू किया, तो वो कहां चला गया, फिर उसको जनरल पे लेके गया, तो ये बन गया इंडक्टिव। और अगर जनरल है कि मतलब बहुत सारे परिंदे हैं उनके पर हैं, और उसके बाद जनरल बात की, और उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक की तरफ आ जाऊं कि अगर इन सब परिंदों के पर है तो एक चिड़िया का भी पर होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे कहते होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपकी हाइपोथेसिस के अंदर दो तरह की आपकी रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है और एक इंडक्टिव रीजनिंग। और ये आपकी जो हाइपोथेसिस है ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद आती होती है। अब इस ऑब्जर्वेशन, इस हाइपोथेसिस के बाद आपके जो नेक्स्ट चीज आती होती है वो आती है थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जो है जब आपका हाइपोथेसिस बन जाता है आप उसको टेस्ट की सीरीज में गुजारते हैं, आप उसके टेस्ट करते होते हैं। तो जब आप उसका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के बाद जो आपके पास एक सैटिस्फैक्टरी आंसर बन जाता होता है, एक जो है आपके पास ट्रू वाली जो है एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाती है, तो उसको क्या कहते होते हैं आप, थ्योरी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि रोशनी जो है वो पौधों की जिंदा रहने के लिए, खुराक बनाने के लिए जरूरी होती है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं टेस्ट करूं और उस टेस्ट के अंदर मैं क्या करूं, रोशनी उसको मतलब उसके रोशनी ना दूं, उसको लाइट में प्रोवाइड ना करूं, और मैं उसका केमिकल रिएक्शन चेक करूं, तो जब केमिकल रिएक्शन चेक करूं तो उसकी केमिकल रिएक्शन ना हो सके। जैसे कि आपको पता है 6CO2 + 6H2O वो क्या बनाते होते हैं, C6H12O6 शुगर बनाते होते हैं। और आपको पता है इस चीज के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, जब मेरा हाइपोथेसिस बन गया कि जो पौधे हैं, एक भी पौधा का आप या ज्यादा पौधे दें और उनमें वो आप रोशनी से आप निकाल दें तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि वो खुराक पैदा नहीं कर सकते होते। तो ये मेरा हाइपोथेसिस था। अब इसको मैंने टेस्ट में से गुजारा है। टेस्ट में से मैंने कैसे गुजारा कि मैंने क्या किया, उसके अंदर से मैंने लाइट निकाल दी। जब लाइट निकाल दी तो मेरे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर जब लाइट मैंने खत्म कर दिया, जैसे मैंने लाइट खत्म किया तो ये वाला पूरे का पूरा रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और जब ये पूरा का पूरा रिएक्शन स्टॉप हो गया तो क्या हुआ है कि फिर उस प्लांट की डेथ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये मेरी थ्योरी बन गई है। थ्योरी क्या बनी कि अगर प्लांट को जो है वो मैं रोशनी से निकाल दूंगा तो वाकई उसकी डेथ हो जाती होती है। ये है थ्योरी। अब जो थ्योरी होती है ये आप पब्लिश कर देते होते हो, आप पब्लिश करके आप साइंटिस्ट को चैलेंज करते हो कि मेरी थ्योरी को चैलेंज करो। फिर साइंटिस्ट क्या करते होते हैं, वो अपने लेवल में एक्सपेरिमेंट्स करते होते हैं। आपकी थ्योरी सही भी कर सकते हैं, आपकी थ्योरी को गलत भी किया जा सकता है, लेकिन एक दफा जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो वो आपकी थ्योरी बन गई। अब उसके बाद क्या होती है, एक जनरल कंक्लूजन बन जाता होता है। साइंटिस्ट इस थ्योरी को क्या करते होते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर और टेस्टिंग करते हैं, बार-बार टेस्टिंग करते हैं। और जब टेस्टिंग के बाद आपकी थ्योरी गलत नहीं होती है और वो सही हो जाती है, तो वो जो थ्योरी होती है वो चेंज हो जाती होती है लॉ के अंदर। साइंटिफिक लॉ। थ्योरी के अंदर आपके पास एग्जांपल एक सेल थ्योरी की भी है, ये आगे जाके आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और लॉ के अंदर आपके पास एक एग्जांपल मेंडलीज लॉ की भी है। अब जो मेंडलीज लॉ है इसके सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इस लॉ के बारे में डिटेल आप सेकेंड ईयर की बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपका बायोलॉजिकल मेथड है। तो सबसे पहले आपके बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। उसके बाद इसके पार्ट क्या है बायोलॉजिकल मेथड के, आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की एक्यूरेसी कम होती है और क्वांटिटेटिव की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और ये होती किस तरह है ऑब्जर्वेशन, ये 5 जो कैपेबिलिटी होती हैं सबसे होती है। उसके बाद जब हम ये ऑब्जर्वेशन जो है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते होते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है,
टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या है, अनसर्टेन गैर यकीनी एक्सप्लेनेशन है, अभी हमने को टेस्ट नहीं किया इसका। और वो दो तरह से होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है कि जब आप जनरल टू स्पेसिफिक आते हैं तो फिर से कहते होते हैं डिडक्टिव, और जब आप स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसको आप कहते होते हैं इंडक्टिव। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले नंबर पे, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस जब टेस्ट की सीरीज में से गुजरता है तो उसको कहते होते हैं थ्योरी। और थ्योरी जो है जब वो रिपीटेडली टेस्ट के अंदर और बाकी जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्च के अंदर से गुजरती है और वो वाकई में सच्ची होती है तो उसको आप कहते होते हैं साइंटिफिक लॉ। थ्योरी की एग्जांपल आपके पास सेल थ्योरी आ गई, और साइंटिफिक लॉ की आपके पास जो एग्जांपल है वो मैंगनीज लॉ आ गया। ये आपका जो है ये बायोलॉजिकल मेथड आज का टॉपिक था जो कि आपका खत्म हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।